विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बोले राजीव, जरा यहाँ मायावती की रणनीति जरा बताइए। फिर से जो एक सोशल इंजीनियरिंग वाला जो फॉर्मूला वो चलाने की कोशिश कर रही हैं, दलित ब्राह्मण को साधने के, एक साथ साधने का जो ये फॉर्मूला, क्या 2 दशक के पतन के बाद जिस तरह से पार्टी का जो परफॉर्मेंस जिस तरह से गिरा है, आसान होगा 2007 को रिपीट करना 2027 के लिए? देखिए पूजा, मायावती उत्तर प्रदेश की या देश की एक ऐसी नेता है जो अगर चाह ले तो वो जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। अगर मायावती चाह ले कि उत्तर प्रदेश में उन्हें ऐसी स्थिति में आना है कि उनके बगैर उत्तर प्रदेश में सरकार न बने, तो यह मायावती की कोशिशों का नतीजा ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में उनको इतनी सीटें मिल जाएं जितने से किसी सर। लेकिन बात यह है कि पिछले कई चुनाव में इस तरह का देखा जा रहा है कि बसपा चुनाव से पहले तो गुब्बारा खूब फुलाती है, लेकिन चुनाव के वक्त चाहे टिकटों का बंटवारा हो, चाहे ऐन वक्त पर अपने उम्मीदवारों को बदलना हो, और इसके अलावा जो 2 कदम आगे 4 कदम पीछे चलने की रणनीति है, उससे उसको चुनावी गणित में या चुनावी नफा नुकसान में, अगर आप देखें 2019 में गठबंधन सपा से करने के बाद मायावती की सीटें सीधे 10 हो गई थी और 2024 में 0 हो गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पिछले 3 दशकों से जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हैं और जो लोग बसपा के जनाधार को जानते हैं, वो कतई किसी जन्म में ये विश्वास नहीं कर सकते थे कि बसपा सिर्फ एक सीट पर सिमट जाएगी, और वो भी सीट बसपा ने नहीं, वो उम्मीदवार ऐसे हैं जिसमें उनकी जीत का जो प्रतिशत अगर माने वोटों का प्रतिशत, तो उस उम्मीदवार ने अपने बदौलत वो जीत हासिल की थी, पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर से ज्यादा व्यक्तिगत। तो बसपा इस स्थिति में कहां पहुंची, किस तरह से 2022 के चुनाव में समय समय पर दिए हुए टिकट बदले गए, और वो बदले गए तो उसका संदेश क्या गया, और बसपा ने अपना जनाधार धीरे धीरे करते जहां से वो शुरू की, अब करीब करीब वहां तक पहुंचने की दिशा में पहुंच गई है। मैं आज भी ये मानता हूं कि मायावती अगर चाह लेंगी तो उनकी पार्टी को खड़ा होने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उनके पास एक बहुत बड़ा बेस वोट बैंक है, और उनके साथ जो आज की राजनीति का जो मामला है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें मायावती, अभी आपने देखा एक फिल्म का जो टीजर आया था, उस पर उस सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली अगर कोई नेता है, कोई भी नेता, अगर सबसे पहले प्रतिक्रिया उन्होंने दी तो सबसे पहले उन्होंने ही दी। तो वो जब अगर स्ट्रेटजी के हिसाब से चलती हैं तो वो किसी भी हद तक जा सकती हैं और वो कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन सवाल है कि पीछे जो हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड 2017 के बाद से ही देख रहे हैं, तो उसमें बसपा के खड़े होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी के हाथ में, वो जिस तरह की रणनीति, ये बैठकों से, ये टिकटों के बंटवारे से मुझे नहीं लगता कि बीएसपी का जो पहले का जो जलवा था वो इतनी आसानी से वापस आ जाएगा। एक दूसरी जो सबसे बड़ी मुश्किल बीजेपी के सामने जो चुनौती है वो ये है कि देश इस वक्त बाइपोलर हो गया है। देश 2 तरफा हो गया है, या तो आप पक्ष में हैं या आप सीधे सीधे विपक्ष में हैं। तीसरे पक्ष के लिए अब खास करके चुनावी राजनीति में वो जगह नहीं मिल रही। आप महाराष्ट्र का चुनाव देखें, आप हरियाणा का चुनाव देखें, आप बिहार का चुनाव देखें, आप दिल्ली का चुनाव देखें, आप कोई भी चुनाव उठा के देखें, अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है, सारी सीटें 95% सीटें टीएमसी और बीजेपी में ही बटेंगी। आज ही मैं आपको बता दे रहा हूं। इसी तरह से असम में आप देखिएगा, जो सारी सीटें भाजपा और कांग्रेस में ही बटेंगी। तो ये जो 2 तरफा लड़ाई हो रही है, आमने सामने की टक्कर हो रही है, उसमें थर्ड फोर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है खड़ा होना। और मुझे नहीं लगता कि अगर इसी तरह से चलता रहा, वैसे मैं हमेशा पहली बात मैंने यही कही है कि ये मायावती के हाथ में है कि वो बसपा को कहां ले जाना चाहती। बिल्कुल, तो यहाँ पर चुनौतियां तो कम यहाँ पर मायावती के लिए नहीं दिख रही है।